नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ निर्वाचन याचिका के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर निर्वाचन याचिका है क्या और ये चर्चा का विषय क्यों है। तो आइए देखते हैं कि निर्वाचन याचिका क्या होता है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में जो निर्वाचन हुआ था, जो नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र है, उसके विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक निर्वाचन अथवा चुनाव याचिका दायर की है। तो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने नंदीग्राम में जो भी निर्वाचन हुआ है, उस क्षेत्र में जो विधानसभा का चुनाव परिणाम था, उसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है कि ये निर्वाचन जो है वो गलत हो सकता है, इसका जो रिजल्ट है वो गलत है। तो आइए देखते हैं निर्वाचन याचिका है क्या। चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही चुनाव के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो डिक्लेयर हो जाते हैं, तो जो चुनाव आयोग रहता है उसका काम खत्म हो जाता है। तो इसके पश्चात कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार अथवा कदाचार हुआ था, तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिए उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय होता है। तो अगर कोई भी उम्मीदवार जो है वो ये सोचता है कि चुनाव के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है या कदाचार हुआ है, तो वो क्या करता है, एक निर्वाचन याचिका दायर करता है ताकि जो निर्वाचन है उसके बारे में जांच हो सके। ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, जो भी राज्य है उसके उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से परिणामों को चुनौती दे सकता है। तो जो भी इलेक्शन के परिणाम आए थे उसको निर्वाचन याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक केस फाइल करके चुनौती दिया जा सकता है। ऐसी याचिका चुनाव परिणाम की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। तो जो इस तरह की याचिका जो भी रहती हैं वो 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दायर कर देनी होती है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती है। अगर 45 दिन बीत जाते हैं और कोई भी याचिका दायर नहीं होती है, तो क्या होता है कि जो न्यायालय होता है वो इसकी सुनवाई नहीं करता है। यद्यपि वर्ष 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के मुताबिक, जो 1951 वर्ष का जनप्रतिनिधि अधिनियम है आरपीए, तो उसके मुताबिक क्या है, उच्च न्यायालय को 6 माह के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के मुकदमे प्राय वर्षों तक चलते रहते हैं। तो नियम क्या है जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा, जो 1951 का है, उसमें नियम यह है कि जो उच्च न्यायालय है जिसमें केस फाइल हुआ है, तो वहाँ पे अधिक से अधिक इसको 6 महीने के अंदर इस केस को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जो नेता हमारे चुने गए हैं वो सही रूप से अपना काम कर सकें। लेकिन इस तरह का क्या होता है, जो भी मुकदमे रहते हैं उसको कई सालों तक चलते रहते हैं। तो आइए आधार देख लेते हैं कि किस आधार पे ये याचिका दायर की जाती है। तो चुनाव के दिन जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था। जैसे जिस दिन चुनाव हुआ है उस दिन उम्मीदवार जो था योग्य था या नहीं था, उसने खर्च ज़्यादा कर दिया हो तो अयोग्य हो जाएगा, उसने कोई कदाचार किया हो तो भी अयोग्य रहेगा। तो इस तरह से अगर उम्मीदवार जो है अयोग्य रहता है तो याचिका दायर हो सकती है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, उसके पोल एजेंट या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है, तो जो भी व्यक्ति चुनाव जीता है वो उम्मीदवार या उसका जो एजेंट है या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, भ्रष्ट आचरण रहता है उसका, तो निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हैं। विजेता उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति या नामांकन की अनुचित अस्वीकृति, तो जो उम्मीदवार है उसका जो नामांकन है उसकी स्वीकृति अगर ना मिल पाए या नामांकन की स्वीकृति ना हो तो भी निर्वाचन याचिका दायर हो सकती है। मतगणना प्रक्रिया में कदाचार, जिसमें अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना, किसी भी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी भी अमान्य वोट को स्वीकार करना शामिल है। अगर कहीं भी मतगणना हो रही है तो वहाँ पे अगर मतों की गिनती में कोई भी व्यक्ति आके कदाचार करता है, जिसका आचरण सही नहीं है, गलत तरीके से वोटों काउंटिंग कराता है या जो भी वोट पड़े हैं उनको इनवैलिड करा दे देता है, तो ये सभी मामलों में याचिका दायर होती है।
संविधान या जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों या आरपी अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन नहीं होता है तो भी निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हैं। यदि निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में है तो क्या होगा, आरपीए की धारा 84 यहाँ लगती है। तो याचिकाकर्ता जीतने वाले उम्मीदवार के परिणाम को शून्य घोषित किए जाने की मांग कर सकता है। तो अगर कोई भी याचिका करता है तो जो व्यक्ति जिसने भी याचिका दायर की है वो जीतने वाले उम्मीदवार का जो मतगणना में जितने भी मत उसको मिले हैं तो उसको 0 भी करार करा सकता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता न्यायालय को से स्वयं को या किसी अन्य उम्मीदवार को विजेता या विधिवत निर्वाचित घोषित करने की मांग कर सकता है। जो भी याचिका करता है अगर उसके पक्ष में रिजल्ट आते हैं तो फिर वो क्या कर सकता है कि पहला चीज़ तो वो 0 उसको करा सकता है जो भी जीतने वाला है, और या फिर दूसरा काम ये है कि या तो खुद को ही विजेता घोषित करा दे या किसी और व्यक्ति को विजेता बना दे। इस तरह यदि चुनाव याचिका का निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में होता है तो न्यायालय द्वारा नए सिरे से चुनाव आयोजित करने या एक नए विजेता की घोषणा की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, न्यायालय के द्वारा एक दोबारा से इलेक्शन करा सकते हैं या फिर कोई नया उम्मीदवार को विजेता बना सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 का वो क्या कहता है, यह चुनावों और उपचुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। जो भी चुनाव होते हैं या उपचुनाव रहते हैं उसको संचालन करने का काम जो भी रहता है इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। यह चुनाव आयोजित कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी प्रदान करता है, ईवीएम वगैरह प्रदान कराएगा। जो भी अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है निर्वाचन आयोग को, उन सभी को इसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण को भी नियंत्रित करता है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पंजीकरण को भी ये नियंत्रण करता है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण की एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है, जिसमें रिश्वतखोरी, बल प्रयोग या जबरदस्ती अथवा धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट की अपील करना आदि शामिल है। तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की है उसके धारा 123 में जो भ्रष्ट आचरण है उसके बारे में एक काफ़ी डिटेल में बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे कि रिश्वतखोरी, किसी को रिश्वत देना, बल का प्रयोग करना, ज़बरदस्ती किसी घर पे जाके कहना कि मेरे को ही वोट दो, या ज़बरदस्ती करना, और धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना, ये सभी इसमें शामिल है। यह सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता भी निर्दिष्ट करता है। किसी व्यक्ति को सदन की सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये भी बताता है। यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान करता है। तो जो भी भ्रष्ट आचरण होते हैं चुनाव के समय, जो भी भ्रष्टाचार के रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कभी क्या होता है कोई नेता फ्री में दारू बांट देता है, पैसे बांटता है वोट के बदले, तो ये सभी जो अपराध हैं इनको रोकने का प्रावधान करता है। यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों को भी निपटाने का काम करता है। तो जो भी चुनाव से संदेह होते हैं और जो भी विवाद रहते हैं उन सभी को ये निपटाने का प्रक्रिया इसके अंदर निर्धारित की गई है। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।